नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। आपका हम परिचय दे दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद भगत साहब और निखिल सैनी साहब। आप दोनों ही सागर में फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हम बता दें कि आज 8 सितंबर को पूरे विश्व में प्रतिवर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। तो हमारी आज बातचीत का जो विषय होने वाला है, जिसके ऊपर हम केंद्रित करने वाले हैं, वो मुख्यतः फिजियोथेरेपी के ऊपर ही है कि फिजियोथेरेपी एक चिकित्सा विज्ञान के एक ब्रांच के रूप में, एक शाखा के रूप में कैसे ग्रोथ कर रहा है और कैसे ये मानव के स्वास्थ्य के लिए और कल्याण के लिए एक कारगर विज्ञान के रूप में स्थापित हो रहा है। पहले घुटने दर्द, कमर दर्द, जकड़न, गर्दन दर्द इत्यादि की समस्याओं को बढ़ते उम्र की समस्या मानी जाती थी, लेकिन आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में ये बहुत आम सी समस्या हो गई है और किसी भी उम्र में ये लोगों को सता रही है, परेशान कर रही है। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर आनंद भगत साहब आपसे कि फिजियोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है, इसमें क्या क्या किया जाता है। फिजियोथेरेपी एक ऐसा उपचार है जो रोगी की गतिशीलता, कार्यक्षमता एंड स्वास्थ्य को बहाल करने, कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए उसका अधिकतम लाभ लिया जाता है। फिजियोथेरेपी शारीरिक पुनर्वास, चोट की रोकथाम और स्वास्थ्य और फिटनेस के माध्यम से इसकी मदद की जाती है। इसमें ये होता है कि एक थेरेपिस्ट चोट और शारीरिक अक्षमताओं से कैसे बचाना है ये बताते हैं। तीव्र और पुरानी दर्द जैसी स्थितियों से बचाव, शारीरिक प्रदर्शन को सुधारना, चोट और बीमारियों के असर शारीरिक अक्षमताओं में सुधार लाने का कार्य करता है। बहुत सही आपने फरमाया कि मनुष्य की जो कार्यशीलता है उसको बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। जी। डॉक्टर निखिल सैनी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग आजकल की यदि हम बात करें, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है? शरीर में किसी भी तरह की मांसपेशियों और हड्डियों की समस्या अगर आपको होती है तो आप उस पर निश्चित तौर पर फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज ले सकते हैं। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो आज के समय पे ज्यादा प्रचलित हैं, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर है, रीढ़ की हड्डी की समस्या है, गठियावात है ना, स्पोर्ट्स इंजरी जो बहुत कॉमन हो गई है आज के समय पे, या फिर ऑपरेशन के बाद अगर आपको जकड़न होती है, आपका पैर नहीं मुड़ रहा है, हाथ नहीं मुड़ रहा है, तो उसके लिए आप फिजियोथेरेपी का उपचार ले सकते हैं। जिन जिन बीमारियों की बात सैनी साहब ने की, कितना कारगर है ये फिजियोथेरेपी के बाद इन बीमारियों में किसी व्यक्ति का स्वस्थ होना? फिजियोथेरेपी जीवन के सभी चरणों में लोगों को चोट से उबरने, दर्द और जकड़न को कम करने, गतिशीलता और गति को बढ़ाने, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को शामिल करते हुए जीवन की कार्यक्षमता और गुणवत्ता को आगे बढ़ाती है। जी। सबसे फर्स्ट है अपना बैक पेन। बैक पेन एक ऐसी बीमारी है कि आजकल लोगों का जो कार्यशैली है, लॉन्ग सिटिंग करना है ना, ये बहुत समय तक खड़े रहना, अगर हम सडनली सोकर अपन उठ रहे हैं, सोने उठने की शैली बहुत लॉन्ग टाइम, मतलब रात के 12 के बाद तक अपन जाग रहे हैं, सो रहे हैं, है ना, सोने उठने का कोई शेड्यूल नहीं है, जिससे मसल्स अपनी बहुत वीक हो चुकी है। बैक की मसल्स वीक हो गई है, आपका शेड्यूल भी बिगड़ गया है। बिल्कुल। और इस कारण से आपको बैक पेन की समस्या आ रही है। तो यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि बैक पेन की समस्या ना आए और आपकी जो बैक मसल है वो मजबूत रहे, इसके लिए फिजियोथेरेपी में क्या क्या एक्सरसाइजेज आप संस्तुति करते हैं, उसकी अनुशंसा करते हैं, रिकमेंड करते हैं? बैक पेन के लिए फिजियोथेरेपी में अच्छा ट्रीटमेंट है कि विदाउट मेडिसिन के अपन बैक की मसल्स एंड कोर मसल्स सारी चीज स्ट्रांग कर देते हैं। एक तो मैनुअल फिजियोथेरेपी होती है, इलेक्ट्रोथेरेपी होती है और साथ में बहुत सारी एडवांस चीजें होती है। इलेक्ट्रोथेरेपी में कुछ मशीनें होती है जिनका उपयोग किया जाता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट का सर्कुलेशन बढ़ा दिया जाए और सडनली उस पेन को कम कर दिया जाए। आफ्टर देन कि आप थेरेपिस्ट सलाह ले सकते हैं कि हम 2-4 दिन के लिए सर हम सेशन ले ले और लॉन्ग टाइम के लिए हम इन चीजों को स्ट्रेंथ दे दे। तो कंटिन्यू एक मास्टर थेरेपिस्ट के अंडर में, एक थेरेपिस्ट के गाइडलाइन में आपको एक्सरसाइज करनी होती है। यानी कि आपको जो एक्सरसाइज करनी होती है वो एक योग्य फिजियोथेरेपिस्ट के देखरेख में करना ही उचित होता है। और यहाँ पर निखिल सैनी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि बैक पेन के बारे में डॉक्टर आनंद भगत साहब ने बताया, नेक पेन की यदि हम बात करें, क्योंकि आजकल हम एक डिजिटल युग में हैं और जो गैजेट्स हैं, मोबाइल इत्यादि हैं, इनका प्रयोग हम रोक भी नहीं पाते हैं क्योंकि ये जीवन का आवश्यक अंग भी बन गए हैं और बहुत से लोगों का व्यापार और कामकाज भी इससे चलता है। तो ये एक आवश्यक बीमारी के रूप में हमारे जीवन शैली में शामिल हो
चुका है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए भी हम अपने आप को बैक पेन के अलावा नेक पेन से बचाए रखें, गर्दन का दर्द हमें ना हो, इसके लिए सही पोस्चर क्या होना चाहिए और फिजियोथेरेपी में इसका इलाज क्या है यदि मान लीजिए किसी को गर्दन दर्द की समस्या हो गई है तो? जी, निश्चित तौर पर जो आपने कहा है कि आज के आधुनिक युग में लगातार मोबाइल कंप्यूटर्स का उपयोग होता है और कई बार लोगों को ऑफिस में लंबे समय तक एक निश्चित स्थान पर बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको डिफॉर्मिटी होती, नेक पेन है या फिर लो बैक पेन, पूरा स्पाइनल रीजन में जो भी दर्द आ रहा है उसका एक कारण ये हो सकता है। इसमें लोगों को कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी एक पोस्चर पर बैठे हो तो अगर उसमें 30 से 45 मिनट हो गए हैं तो आपको चाहिए कि आप उस चीज को मूव कर लो। अगर आप लगातार 45 मिनट चेयर पर बैठे हो, आपको हो गया है 45 मिनट हो गया है, तो आप चेयर से उठ के थोड़ा सा अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उसकी निश्चित दूरी कम से कम पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर से हमें इतनी दूरी पर और इस तरीके से बैठना है। इसके लिए आप बैक सपोर्ट्स क्या यूज कर सकते हैं, मल्टीपल बैक सपोर्ट्स आजकल प्रचलन में काफी ज्यादा है, नेक सपोर्ट्स काफी सारे प्रचलन में है। और जैसा कि आपने बताया कि अगर किसी को डिफॉर्मिटी हो गई है तो उसको तत्काल जाके फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। रूट कॉज उनका होता है मसल्स वीकनेस या स्टिफनेस, और स्टिफनेस और मसल्स वीकनेस दोनों एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही उसका उपचार संभव है। जी, आपके बताए अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो नेक पेन की समस्या से, गर्दन दर्द की समस्या से जूझ रहा है, फिजियोथेरेपी करा करके वो इसका बाकायदा इलाज ले सकता है और स्वस्थ भी हो सकता है। बिल्कुल। उसके बाद भी ये करेक्ट पोस्चर होना जरूरी है, चाहे बैक के लिए हो चाहे नेक के लिए हो। जिनका बैक पेन और गर्दन दर्द हो ही रहा है उनके करेक्ट पोस्चर में अगर वो रहता है तो उसके बाद उन्हें जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि फिजियोथेरेपी करानी है। करेक्ट पोस्चर भी आप बता दीजिए, मैं चाहूंगा। और उसके अलावा करेक्ट पोस्चर के साथ साथ आपने ये बताया कि आपकी मसल्स जो होती है वहां की कमजोर हो जाती हैं, वो नेक पेन के केस में भी आया और वो बैक पेन के केस में भी आया। बिल्कुल। तो हम अपने मसल्स को मजबूत कैसे रख सकते हैं, मांसपेशियों को मजबूत कैसे रख सकते हैं? कुछ एक्सरसाइजेस है बैक पेन के लिए। रोजमर्रा की लाइफ में हमको 10 एक्सरसाइज करनी होती है और नेक के लिए अराउंड 10 एक्सरसाइज करनी होती है। बट ये प्रॉपर अगर किसी थेरेपिस्ट के अंडर में हो तो ज्यादा अच्छा होगा। 15 डेज के सेशन के बाद वो घर पर एक खुद कर सकते हैं, मतलब सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन उनको लाइफ में ये करते रहना चाहिए। शुरुआत में आप किसी प्रशिक्षक के अंडर में आप उसको कर लीजिए और सीख लीजिए, फिर बाद में आप खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंडिपेंडेंट आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे और एक चीज और जो फिजियोथेरेपी को लेकर के एक मिथ है सैनी साहब, कि इसे आम पीटी माना जाता है या मसाज माना जाता है और एक चिकित्सा विज्ञान के रूप में बहुत गंभीरता से कई लोग नहीं लेते हैं। तो आप दोनों में जो बुनियादी फर्क है, अंतर है, वो बताइए कि वो क्या है और फिजियोथेरेपी एज ए स्पेशलिस्ट साइंस कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है? जी, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आजकल जिनको फिजियोथेरेपी के बारे में ज्यादा नहीं पता है वो फिजियोथेरेपिस्ट को कंपेयर करते हैं अदर मसाजर्स से या फिर पीटी जो कराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो मसाजर्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ मसल्स में काम करते हैं, उनको मसल्स और उसकी बायोमैकेनिक्स का आइडिया नहीं होता है। जबकि आप जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हो तो वो आपकी पर्टिकुलर मसल्स जिस पे आपको काम करना है उस पे वो काम करना जानता है। और जब आप फिजियोथेरेपिस्ट की बात कर रहे हैं तब आप बीमारी और उसके उपचार के बारे में बात कर रहे होते हैं, जबकि मसाज या पीटी है या व्यायाम है, इसमें आप इलाज की बात नहीं कर रहे, ये फिट रहने का जरिया मात्र है। और इसमें एक और मिथ्स ये भी रहता है कि अगर लोगों को कमर दर्द या घुटना दर्द या कंधे का दर्द आ रहा है, अकड़न आ रही है, तो लोग मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, है ना। और आपका रूट कॉज जो है, रिलेटेड रूट कॉज है आपका मसल्स वीकनेस या स्टिफनेस, उसका उपचार फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही संभव है। जी, बहुत उम्दा बात आपने फरमाई कि जो रूट कॉज है, यानी जो समस्या की जड़ है, बीमारी की जड़ है, वहां पर प्रहार करने की जरूरत है और उसको सही करने की आवश्यकता है। क्योंकि हो सकता है कि आप दवाइयों से ऊपर इलाज ले रहे हैं और पेन किलर से आपको त्वरित फौरी तौर पर राहत मिल सकती है, लेकिन परमानेंट रिलीफ के लिए, स्थायी तौर से आपको स्वस्थ होना है तो उसके लिए आपको अपने मसल्स को मजबूत करना पड़ेगा, जिसके लिए फिजियोथेरेपी एक सही रास्ता हो सकता है। भगत साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आजकल स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है कि बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आगे आएं, लेकिन स्पोर्ट्स में खेलने के दरमियान बहुत सारी चोटें भी लग जाती हैं। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स में कौन कौन सी इंजरीज होती हैं और फिजियोथेरेपी कैसे उसका इलाज करता है? स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल हो चुका है। जैसे बहुत सारे जो गेम्स होते हैं, सब गेम्स में अलग अलग चोटें लगती है, जैसे कि घुटनों का दर्द हो गया, लिगामेंट्स इंजरी हो गई, है ना, टेंडन हो गए, है ना, मसल पुल हो गया, एंकल हो गया, कहीं भी दर्द हो सकता है। वहां पर एक सडनली थेरेपिस्ट होने से तुरंत जो खिलाड़ी है उसको रेस्ट दे देगा, है ना, जो उसका इलाज होगा, जहां संभव होगा कि वो विद इन आधे घंटे के अंदर पुनः खेल सके।
ये मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि पेशेंट की मसल से पुल आउट हो गई, उस कंडीशन में थेरेपिस्ट उसको रिलीज करने की पूरी कोशिश करेगा। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आज के समय में स्पोर्ट्स तो ऑलमोस्ट लोग अपना एक साथ में लेके चलते हैं। अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हो तो वो सोचते हैं कि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहूं फिट रहने के लिए, पर सभी जगह फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरी हो रही है तो उसमें अगर आपको स्वेलिंग वगैरह आ रही है, आपका टेंडन टियर हो गया है, पार्शियल टियर हुआ है, इस स्थिति में एक प्रोटोकॉल राइस प्रोटोकॉल चलता है जिसको आर से इसको रेस्ट बोलते हैं, आई से आइस, सी से कंप्रेशन और ई से एलिवेशन। ये अगर आप तत्काल कर लेते हैं तो आपकी समस्या बढ़ती नहीं है। जबकि मैंने अपने काम के दौरान मैंने देखा कि लोग को स्पोर्ट्स इंजरी होती है, वो उसी इंजरीज के साथ और आगे काम करते रहते हैं, खेलते रहते हैं और वो चीज बढ़ा लेते हैं, फिर थेरेपिस्ट के पास आते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास थेरेपिस्ट उपलब्ध नहीं है तो मैं आपके सभी श्रोताओं को जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं कि आप एज सुन एज पॉसिबल आप आइस उस पर ले सकते हैं, आप बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्रिकॉशनरी आप खेल को रोक के आप फिर आगे इलाज। मैंने भी सागर मोस्टली लोगों को देखा है, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को देखा है, जब वो मेरे सेंटर आते हैं कि सर हमने वहां पर बैंडेज बांध लिया या हमने अपने मन से आइस लगा लिया, मसल से खींच दिया, घुटना चटका दिया, है ना। ये मोस्टली क्या होता है कि भ्रम में डाल देते हैं चीजों को। ये नहीं जानते कि अगर ये चीज करने के बाद चीजें बढ़ सकती है और चीजें बढ़ी हुई है। जो मैंने केस हैंडल किए हैं, मैंने देखा है कि आपने किसी के पास गया कि बोले मसल चटका दिया, उन्हें घुटना खींच दिया, एंकल खींच दिया, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। खिलाड़ियों को सबसे पहले अपन थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपके क्लब में वो चीज अवेलेबल नहीं है, जहां जहां आपको लगता है कि थेरेपिस्ट अवेलेबल है, वहां जाकर आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जी, थेरेपिस्ट के पास जाना ये बहुत जरूरी है। हाँ। और जैसा कि आपने बताया सैनी साहब की आपके पास समस्या हो जाती है और समस्या के साथ आप खेलते रहते हैं तो वो समस्या और सीरियस हो जाती है। डेफिनेटली समस्या सीरियस हो इससे पहले कि आप उसका इलाज ले लें। बिल्कुल। और बिल्कुल आप स्वस्थ होकर के, दर्द रहित होकर के आप अपने खेल में वापस जा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और समझना चाहेंगे, कौन कौन सी वो शैली है, थेरेपी है जो खासकर स्पोर्ट्स इंजरी में दी जाती है, आप उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक राइस प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताया था, ये एक मुख्य प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा पर्टिकुलर अगर आप मसल्स की स्ट्रेंथ के साथ अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको स्पोर्ट्स इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके अलावा आप अगर थेरेपिस्ट के पास आते हैं तो हमारे पास में अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं या फिर हमारे पास में टेंस मशीन्स होती हैं, उनसे अपन पेन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थेरेपिस्ट के पास आए हो तो वो आपको काइनेसियो टिपिंग, एक और चिकित्सा हम लोग का अल्टरनेट ट्रीटमेंट होता है काइनेसियो टिप, उससे मसल्स को अपन रेस्ट दे सकते हैं। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी में यूज होती हैं। भगत साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ है और वो आरोग्य रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है और वो चाहता है कि उसे कोई इंजरी ना हो, कहीं से कोई उसकी मसल जो है पुल्ड ना हो और कहीं दर्द ना हो उसको, तो क्या वो प्रिकॉशनरी एहतियात के तौर पे भी वेलनेस के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, मानव स्वास्थ्य कल्याण के लिए भी फिजियोथेरेपी के चरण में आ सकता है, उसकी सेवाएं ले सकता है? बिल्कुल आ सकता है। फिजियोथेरेपी इसलिए नहीं है कि दर्द को ही दूर करना है, दर्द ना हो इसके लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट का उपयोग होना चाहिए या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। जी। अगर आप प्रॉपर किसी थेरेपिस्ट के अंडर गाइडेंस में रहते हैं तो आपको ये चीजें नहीं होगी, किसी भी बॉडी से रिलेटेड या ऑर्गन रिलेटेड चीजें नहीं होगी। जैसे आजकल क्या हो गया है कि अपन जिम जा रहे हैं, वर्कआउट तो बहुत सारा कर लिया, वहां कोई ट्रेनर नहीं था, आपको उन्हें नहीं समझाया, अटैक की समस्या बढ़ गई, आप कर नहीं पा रहे हैं, मसल पुल हो गया, खींच गया। ये चीजें ये हम लोग की गलतियों के कारण होता है कि वहां पर कोई थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है या हम उनकी सलाह नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर गाइडलाइन में रहते हैं तो ये बताते हैं आपको कितने मिनट क्या करना है, एक टाइम रूटीन होता है, टाइमलाइन होती है इनकी कि कितने मिनट क्या करना होता है। उसके अनुसार अगर आप कार्य करते हैं तो हो सकता है कि 99% की आपको ये समस्या ना हो। बहुत अपने अनुभव से आप बता रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं आमतौर पे जिम जाने वाले जो वयस्क होते हैं, युवा होते हैं, उनके अंदर हो जाती है। सैनी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिम के अंदर जो समस्याएं आमतौर पर देखी जा रही हैं, स्पाइन रिलेटेड इंजरी भी हो जा रही हैं, तो जिम से पहले का प्रोटोकॉल, मतलब जो स्ट्रेचिंग वगैरह, वार्म अप वगैरह जो प्रॉपर होता है, और जिम करने के बाद की जो स्ट्रेचिंग डिस्ट्रेचिंग की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए ताकि वो दर्द रहित और चोट रहित अपना जो काम है वो कर पाए। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ट्रेनर का रोल है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपके पास एक ट्रेनर होना जो वेल ट्रेंड, जिसको अनुभव है, अनुभवशील आपके पास ट्रेनर होना चाहिए जो आपको वहां पर प्रॉपर स्ट्रेचिंग परफॉर्म करके आपको दे। साथ में क्या होता है, जो जिम जाते हैं उनको सोरनेस
की प्रॉब्लम होती है। सोरनेस से क्या होता है, उनका रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से कई बार किसी भी एबनॉर्मल एक्टिविटी में उनकी मसल्स को पुल्ड होने जैसी या फिर टेंडन का टियर होना जैसी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी अच्छे ट्रेनर के साथ अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें आपकी समस्याएं कम हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको ये आपका डाइट आपको पता होनी चाहिए आपकी, और इसके अलावा आपकी क्या क्षमता है, आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही आपको वर्कआउट करना चाहिए। और अगर आप अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ से ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो आपको जो इंजरीज होती हैं जिम में उनकी संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें कि बच्चे जब जिम करते हैं वो ये समझ नहीं पाते कि वो करना कैसा है। आजकल बहुत सारे ऑनर ऐसे हो गए हैं कि बोले आप एक काम करिए, बॉडी बनाने वाला वो खा लीजिए प्रोडक्ट जो भी है कि फटाफट आप 10 दिन में आपकी बॉडी बन जाएगी। 10 दिन बन गई, महीने भर में बन गई, तो 6 महीने में बन गई। वो ये नहीं बताते कि इसके बाद इनमें कितने सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है, नुकसान कितने हैं इनके। आजकल बहुत सारी समस्या बॉडी के अंदर आ चुकी है। थोड़ा सा भी अगर उनको लगता है कि हाँ बॉडी में अनफॉर्चुनेटली कोई पेन है या कुछ भी हो रहा है तो एक डॉक्टर की सलाह लेना है। लेकिन ये मैं नहीं देखता हूँ, मैं मोस्टली सुनता हूँ कि सर 8 दिन से परेशान हो रहे हैं और कुछ बताया नहीं गया हमको, तब सडनली हमें लेना पड़ता है कि नहीं यार आपको कपिंग करानी है, निडलिंग करानी है, टेपिंग करानी है, आपको 10 दिन रेस्ट कराना है। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए जिम वालों को। एक चीज और समझना चाहेंगे आम लोगों के नजरिए से, उनके हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ भगत साहब आपसे कि कई बार ये भी कहते और सुनते देखा गया है कि ज्यादा एक्सेसिव काम नहीं करना चाहिए। जैसे घुटने हैं तो घुटने ज्यादा काम करने के लिए या ज्यादा दौड़ने के लिए, चलने के लिए नहीं बने हुए हैं, या फिर ज्यादा आपको वेट नहीं उठाना चाहिए। तो क्या एक इसके लिए कोई लिमिटेशन है, कोई स्ट्रेंथ मैक्सिमम है कि आप इतनी तक जा सकते हैं या इतना काम आपको नहीं करना है, या लगातार करते रहने से घुटने आपके स्वस्थ रहते हैं या शरीर के दूसरे जो अंग है वो स्वस्थ रहते हैं? नहीं सर, देखिए काम तो ऐसा है कि अगर किसी भी काम को अगर एक्स्ट्रा करते, एक्सेसिव करते हैं तो दिक्कत तो होगा। आजकल की जो डेली लाइफ की रूटीन में लोगों को देखा है कि मोस्टली वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, सारा वेट घुटने संभाल रहे हैं अपने, घुटनों की समस्या बढ़ गई है। सबसे पहला काम है कि वेट कम करे जिससे उन पर वेट कम आए, घुटनों पर वेट कम आए। इससे भी घुटने काफी हद तक कम दर्द हो सकते हैं। और जो आजकल चलन चल गया है कि बोले नहीं थोड़ा बहुत पेन हो गया है तो रिप्लेसमेंट कर दो, कि इसका रिप्लेसमेंट कर दो तो उसके बाद ये काफी टाइम तक चल जाएंगे। ठीक है, हमने एक 70 एज या 60 एज के लोगों को कर दिया तो 30 साल चल गया घुटना। लेकिन अगर किसी 20 ईयर के पर्सन को या 30 ईयर के पर्सन को हो गया तब क्या करेंगे हम? भाई उसका तो 60 साल में लाइफ खराब हो गया ना। तो इसलिए हमको याद रहे कि हम जितना घुटने को मजबूत कर सकते, घुटने में 5-6 मसल्स इन्वॉल्व होती है कि हम घुटने को मजबूत कर सकते हैं। उन मसल्स को मजबूत करके घुटनों को मजबूत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो 6 मसल्स ऐसी हैं कि पूरी लाइफ लॉन्ग घुटनों को दर्द होने से बचा सकते। मसल जब स्ट्रेंथ लेंगी तो घुटनों पे जोर ऑटोमेटिक कम आएगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि मसल से क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगी। और वो जो हड्डियां होती जो एक के ऊपर एक आ रही घिस रही है वो नहीं आएगी ना। आप खुद देखिए 2 हड्डियां अगर बीच में है तो अगर वो मसल से टाइट रहेगा तो अपनी अपनी जगह सेटल रहेगी चीजें। मसल से लूज हो गया इसका मतलब वो आस पास में चिपकने लग गया। फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप एक्सरसाइज करा के उसको स्ट्रेंथ देते हैं, बिल्कुल मजबूती देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अहम रोल थेरेपिस्ट का ही होता है सर। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, आपने बहुत बारीकी से इस बात को समझाया। चलते चलते सैनी साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप उठने बैठने का, सोने के बाद उठने का तरीका, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग सोने के बाद जब उठते हैं ये शिकायत करते हैं अचानक से पीछे उनके स्पाइन में चटक सा गया, दर्द आ गया, तो ये तरीका बता दीजिए आप। ये बहुत अच्छा सवाल है। आजकल क्या होता है कि लोगों को कूलर एसी में रहना ज्यादा पसंद रहने लगा है और इसकी वजह से आपको स्टिफनेस बढ़ती है आपके बैक में। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर नहीं है तब भी आप अगर सो के उठते हैं तो कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको बिस्तर पे ही कर लेनी चाहिए ताकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो जाए। उसको आप मिनी वार्म अप बोल सकते हैं। और जब आप सो के उठते हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको करवट लेके उठना है। अगर आप करवट लेके उठते हैं तो आपको रीढ़ की हड्डी की समस्या बहुत कम हो जाती हैं। और इसके अलावा आप अगर उठने के पहले थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं, पैर को मूवमेंट करा लेते हैं, हाथ का मूवमेंट करा लेते हैं, थोड़ा सा गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी कर लेते हैं, तो आपको जो सुबह से उठने वाली जो आपने समस्या बताई कि जो एक फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, वो फील नहीं होगा। कुल मिला करके बात यह है कि आपके शरीर का लचीलापन मेंटेन रहना चाहिए। लचीलापन और स्ट्रेंथ दोनों मेंटेन अगर आपकी रहती है तो आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको बहुत अच्छी बात है। इन सारी बीमारियों को खत्म करने के लिए थेरेपिस्ट का अहम रोल है। थेरेपिस्ट के पास जो भी अपन जाते हैं और हमको लग रहा है कि इनमें कोई भी बीमारी,
छोटी बड़ी कोई भी, कम से कम 15 टाइप्स की बीमारी जो है थेरेपिस्ट उसको करेक्ट कर सकते हैं। सही जगह पे इंटरवेंशन करके उस बीमारी को, उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, डिफॉर्मिटी करेक्ट हो सकती है। बस चलते चलते भगत साहब और सैनी साहब दोनों लोगों से ये जानना चाहेंगे कि जो यूथ हमारे हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या जो अल्टरनेटिव चिकित्सा के फील्ड में आना चाहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, कौन कौन से कोर्सेज उनके लिए अवेलेबल है और कितने एडवांस लेवल तक जा सकते हैं वो कोर्सेज के माध्यम से? दरअसल अभी ये स्पेशली बीपीटी की मैं बात करूंगा, क्योंकि आज भौतिक चिकित्सा दिवस है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं, तो मैं बीपीटी के बारे में आपको बताता हूं। अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। ये 12th में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपने अगर 12th पास की है अच्छे मार्क्स से, तो आपको किसी भी प्राइवेट या शासकीय कॉलेज में आपको बीपीटी का कोर्स करने की सुविधाएं मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध रहती हैं। तो इसमें आपका परसेंटेज बेसिस पे काउंसलिंग होती है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 4.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 6 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप रहती है। अगर ये आप कर लेते हैं, उसके बाद आप पैरामेडिकल विभाग से रजिस्ट्रेशन करा के अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं, आप कहीं पे आप जॉब कर सकते हैं। और डॉक्टर भगत साहब, एडवांस अगर हम और कोर्सेज की बात करें तो आप क्या बताना चाहेंगे? सर, मास्टर्स में इसमें 5-6 प्रकार के कोर्सेज होते हैं। फिजियोथेरेपी एक एडवांस कोर्स है और आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा स्कोप रहेगा। अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं आप, क्योंकि एक ऐसी लाइफ है फिजियोथेरेपिस्ट की कि इसमें हार्ड वर्क विथ लचीलापन, एक आप तो खुद रह ही रहे हैं, साथ में और भी लोगों को दे सकते हैं। इसमें अपने अपने डिपार्टमेंट के एक अलग अलग एक पार्ट है, लेकिन सबको अगर मिलाया जाए तो एक स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ है। इसलिए फिजियोथेरेपी करने में नुकसान नहीं है, एक अच्छा स्कोप है। करने में नुकसान नहीं है, अच्छा स्कोप है और आने वाले समय में इसका स्कोप काफी बढ़ेगा ही, अच्छा क्योंकि बढ़ेगा। जैसे जैसे जमाने में तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, उसके हिसाब से फिजियोथेरेपी की तरफ भी लोगों की नजर जा रही है। और खासकर जिस तरीके से लोग स्वस्थ होकर फिजियोथेरेपी से निकल रहे हैं, फिजियोथेरेपी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है और निश्चित रूप से ये एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में पूरी चिकित्सा पद्धति को बहुत अच्छे तरीके से सप्लीमेंट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आनंद भगत साहब आपका, निखिल सैनी साहब आपका, कि आपने फिजियोथेरेपी जो एक वृहद चिकित्सा विज्ञान है, जिसके बारे में बहुत ही बारीक जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने बताई और किस किस तरह की बीमारियों में वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं और कैसे अपने शरीर